तुम रेन की एक ड्रॉप को इमेजिन करो, रेन की ड्रॉप यहाँ पे थी सपोज, वो जा रही है ऐसे, तुम भी जाने लगे, तुम जाके उससे तुमने माथा मारा है। जैसे एक बंदे ने क्या किया कि उसने कहा कि मैं नदी के फ्लो के परपेंडिकुलर तैरूंगा, हाथ पैर वो परपेंडिकुलर मार रहा है, मतलब वीएमआर इज परपेंडिकुलर, बट जमीन पे खड़े बंदे को वो चल रहा है, वो सीधा, मतलब उसने देखा कि वो किनारा है, वो किनारे के परपेंडिकुलर हाथ पैर मार रहा है, दैट इज वीएमआर। सो रिलेटिव मोशन का जो रेन और रिवर प्रॉब्लम है उसको भी हम जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज द रिलेटिव मोशन इन रेन प्रॉब्लम्स, ठीक है। मैं इसके जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे केसेस आप लोगों को करवा देता हूं, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं इसमें हमारे जो डीपीपी में रह गए, इन क्वेश्चंस को भी हम कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेन प्रॉब्लम्स के बारे में। रेन और रिवर दो ही प्रॉब्लम रह गए हमारे ना। रेन जो होती है ना, इसमें पहले तो हम लोगों को कुछ वेलोसिटीज पता होनी जरूरी है, ठीक है। जैसे एक होता है वी आर, ये होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मोस्ट ऑफ द टाइम जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। अगर हवा वगैरह चल रही है ना तो भले उसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाता है, अदरवाइज तो रेन की वेलोसिटी कैसी कंसीडर करते हैं हम जनरली, डाउनवर्ड। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में दे भी रखी होती है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा डाउनवर्ड ही होगी, तिरछी भी हो सकती है रेन, ठीक है। तो वी आर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक होता है यहां पे वी एम, अब ये वेक्टर होते हैं, ठीक है। वैसे तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ मैन, तो यहां पे जनरली कोई ना कोई देखने वाला होता है, कोई मैन होता है जो रन कर रहा होता है या रेस्ट पे खड़ा होता है, उसकी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मेरे को बहुत डिफिकल्टी लगती थी इनमें ना, मतलब बहुत परेशानी आती थी मतलब ना इसको करने में, रेन और रिवर प्रॉब्लम को। जब मैंने इसको एक बार इस तरीके से तोड़ के किया था, 3 पैरामीटर होते हैं रेन में भी और रिवर में भी, तीनों के तीनों अगर हमें क्लियरली समझ में आ जाए ना कि इनका मतलब क्या है, तो ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। रेन की कुछ वेलोसिटी होती है, मैन की कुछ वेलोसिटी होती है, और जनरली मैन को बोला जाता है रेन को देखने के लिए, रेन को थोड़ी बोला जाएगा मैन को देखने के लिए। तो रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में या तो पूछी जाती है या ये गिवन होती है, ठीक है ना। तो तीसरी वेलोसिटी यहां पे कौन सी होती है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। जैसे वीआरएम से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। यहां तक तीनों के तीनों वेलोसिटी समझ में आ गई आपको, ठीक है। मैंने जैसे तुम्हें बताया कि रेन की वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी होती है ना, इसके पास ये दो तरीके से हो सकती है, या तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगी या ये हमेशा क्या रहेगी, मतलब किसी एंगल पे होगी, ठीक है। तो अब हम इसके दोनों केसेस एक एक करके बना लेते हैं। ये 3 पैरामीटर आपको पता होने चाहिए। अच्छा, क्या इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं? कल ही हम लोगों ने रिलेटिव में पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो होता है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर माइनस का वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे लिख सकता हूं। अगर मुझे रेन की वेलोसिटी पूछिए, मान लो मतलब मुझे करना क्या है कि मैन की वेलोसिटी को ले जाके रेन की वेलोसिटी में उल्टा करके जोड़ देना है, तो हमारे पास क्या आ जाया करेगी, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन आ जाया करेगी। तो जो भी रेन की वेलोसिटी दे रखी है उसमें वेलोसिटी ऑफ मैन को उल्टा करके जोड़ दो, उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन आ जाएगी। तो अब इसमें सबसे पहला जो केस है ना, केस 1, अगर वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड दे रखी है, ठीक है, 2 ही केस में ही खत्म हो जाएगा। तो केस 1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन जो है ना इज वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही नहीं है इसका ना, वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो रेन की वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड अगर दे रखी हो तो इसमें क्या होगा, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो देखो यहां पे मैंने ग्राउंड पे 3 केस ले लिए, और तीनों केस क्या क्या है, एक मैन है, ये मैन ए हो गया और ये रेस्ट पे खड़ा हुआ है, तो इसको रेन कैसे आती हुई दिखाई देगी, रेन की ड्रॉप कैसे आती हुई दिखाई देगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। अरे भाई रेस्ट पे खड़ा हुआ है, यही तो ग्राउंड फ्रेम ही हो गया ना, तो रेन की वेलोसिटी हमने क्या ली है, कोई हवा ववा नहीं चल रही है, रेन की वेलोसिटी इज वर्टिकली डाउनवर्ड। एक मैन है बी विच इज रनिंग इन दिस डायरेक्शन, वीएम वेलोसिटी से, ठीक है ना, बी। अब मुझे बताओ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन कैसे आ रही है, ऐसे। व्हाट अबाउट दिस, मतलब व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस मैन के रेस्पेक्ट में बात करनी है,
तो मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी, तो हम क्या करेंगे, इसको ले जाके ऐसे जोड़ देंगे OVM। अब तुम्हें लग रहा होगा सर आपने माइनस क्यों नहीं लगाया, मैंने कल तुम्हें बता दिया था कि तुमने एरो दिखा दिया। वैसे VM वेक्टर उधर की तरफ है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना मतलब उसकी डायरेक्शन को उल्टा करके जोड़ा। तो अब तुम इन दोनों का, क्योंकि तुम तो वेक्टर पे एरो एरो बना दिया ना, तो फिर तुम उसमें मैग्नीट्यूड रखते हो, तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी ना, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन आ जाएगी। और ये जो एंगल होता है ना रेन की वेलोसिटी का, ये इसको दिखाई देगी। रेन तो नीचे ही आ रही थी तिरछी, अगर तुम खड़े होकर देखते नीचे आ रही थी, लेकिन अगर तुम दौड़ना चालू कर दोगे तो रेन तुम्हें तिरछी। अच्छा ये ध्यान रखना, तुम जिधर दौड़ते हो ना रेन उसके उल्टा भागती है। देखो वैसे रेन सीधी आ रही थी, तुम खड़े होते तो, तुम भागने लगे इधर तो रेन तुम्हें सामने से तिरछी हुई रेन, तुम इधर भागोगे ना, जितना तेज होगा ना रेन उतना तेज अपना एंगल चेंज करती जाएगी। तुम रुक जाओगे रेन सीधी आएगी, तुम चलोगे धीमे धीमे ये रेन तिरछी दिखेगी, और तेज चलोगे और तिरछी दिखेगी, और तेज चलोगे और तिरछी। तुम जिधर जाओगे ना उसके रेन अपोजिट भागती है तुम्हारे रेस्पेक्ट में। वैसे अगर देखा जाए ना, जैसे अपन साइकिल वगैरह से जा रहे होते थे, जब मैं स्कूल वगैरह जाता था, जब मैं छोटा था, तो कई बार हम क्या है कि रेन से बचने के लिए ना साइकिल को और तेज चलाते थे, तो रेन ड्रॉप्स और ज्यादा आंखों में आती थी और तिरछी आती थी, बड़ी प्रॉब्लम होती थी साइकिल चलाने में, ऐसे हाथ रख के चलाना पड़ता था मतलब ना। तो एक्चुअली हमें लगता था कि रेन मेरे चेहरे पे आके टकरा रही है, मतलब मेरे से आके तिरछी आके टकरा रही है, लेकिन एक्चुअली रेन नहीं टकरा रही है। यहां पे वो रिलेटिव का फंडा लग गया। तुम रेन की एक ड्रॉप को इमेजिन करो, रेन की ड्रॉप यहां पे थी सपोज, वो तो बेचारी ऐसे जा रही थी, वो जा रही है ऐसे, तुम भी जाने लगे, तुम जाके उससे तुमने माथा मारा है, रेन नहीं आई तुम्हारे पास, ड्रॉप नहीं आई तुम्हारे पास, ये ध्यान रखना। लेकिन तुम्हें क्या लगेगा, बिकॉज यू आर द ऑब्जर्वर, तुम्हें क्या लगेगा, रेन मेरी तरफ आई, तो रेन मेरी तरफ भी आई और नीचे भी जा रही थी, इसलिए मेरी आंखों में तिरछी आके टकराती दिखेगी। अब यहां पे हम रिलेटिव का फंडा लगा चुके हैं, ठीक है, ये वाली बात समझ भाई। तो इसको तिरछी दिखाई देगी, और अगर तुमसे इसका एंगल कोई पूछे tan अल्फा कितना हो जाएगा, तो तुम लिख दोगे V ऑफ M डिवाइडेड बाई V ऑफ R के बराबर। अभी नहीं चाहिए, रख दो यहां पे, समझ गए, ठीक है। अच्छा अगर एक मैन जो है इधर की तरफ जाने लगे, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर की तरफ हो, रेन की वेलोसिटी किधर थी, इधर की तरफ, अब किधर की तरफ जोड़ोगे तुम, इस बंदे को क्या दिखाई देगा, इस बंदे को ऐसे ऐड करोगे VM को, तो अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसे हो जाएगी, इधर की तरफ, इसको बीटा लिख देते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू VM डिवाइड बाई VR। क्या ये बात आपको समझ में आई। अगर इस मैन का एक्सेलरेशन हो तो क्या होगा, ये चेंज होता रहेगा टाइम के साथ, ये टाइम का फंक्शन आएगा, टाइम का फंक्शन आएगा तो ये वाला कंपोनेंट टाइम का फंक्शन आएगा, मतलब अल्फा टाइम का फंक्शन आएगा। मतलब ये इसमें एक और वेरिएशन बन सकता है, केस 1 के अंदर इसको पहला केस बोल दो, और एक केस एक्सेलरेटेड मैन, ठीक है, U 0 है उसका और एक्सेलरेशन उसका अगर कांस्टेंट है, मतलब ज्यादा से ज्यादा, ये इससे ज्यादा डिफिकल्ट मतलब क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इस वाले केस में बनेगा। तो मान लो कभी कभी ऐसा दिया जा सकता है बस। तो इन्होंने बोला कि एक बंदा है, ये रेस्ट पे था वैसे तो, ठीक है, और रेन आ रही थी बच्चों नीचे की तरफ VR से, इसका एक एक्सेलरेशन दे रखा है। अब किसी भी टाइम पे आपसे उस एंगल के बारे में पूछ लिया कि बताओ एंगल कितना होगा, या उस एंगल, अच्छा वो एंगल पूरा टाइम चेंज होता रहेगा, उसका एंगल का चेंज होने का रेट भी पूछ सकते हैं, वो थोड़ा मुझे लगता है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूछ लिया अगर मान लो किसी भी टाइम पे, तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे कि सर किसी भी टाइम पे जो इसकी वेलोसिटी होगी ना मैन की, क्या वो A इंटू टी के बराबर होगी, और रेन की वेलोसिटी कैसे, नीचे की तरफ VR, तो जब तुम इस मैन को रोकोगे तो इधर क्या कर दोगे ऐड, AT के बराबर, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आ जाएगी, ऐसे। अब जो tan अल्फा आएगा इस वाले केस में क्या आएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू AT डिवाइडेड बाई VR के बराबर। तो ये अल्फा वेरिएबल आ जाएगा बस ना, अल्फा जो है फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। क्या कोई परेशानी यहां तक, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये वो केस हो गए जिसमें रेन की वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड आपको दे रखी है, कुछ नहीं करना है इसमें ना, ऐसे करके खत्म हो जाएगा, ठीक है। लिख लो इसको पहले वाले केस को। दूसरे केस में हम जो रेन की वेलोसिटी किसी एंगल पे देंगे, डन। अब दूसरा क्या है,
अगर वेलोसिटी ऑफ रेन इज एट एन एंगल, ठीक है, और इसको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारे सारे केस कवर हो जाए एक ही इसमें ना पेज पे। तो अब मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ रेन एट एन एंगल, एट एन एंगल, ठीक है। अब इसमें एंगल के जो दो केस बनेंगे ना, वो पता क्या क्या बनेंगे, कि जो मैन है ना, मान लो रेन ऐसे आ रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे है, और मैन जा रहा है तुम्हारा इधर की तरफ, और दूसरा केस क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे है और मैन इधर जा रहा है, मतलब मैन जिधर जा रहा है उधर की तरफ तिरछी आ रही हो, मैन जिधर जा रहा है उसके उल्टी आ रही हो। इसे ही बनेंगे दो केस, और क्या बनेंगे, और बताओ, कोई और इमेजिन करके बताओ, और कुछ बन सकता है क्या, ये बनेंगे, समझ गया। जब भी ऐसा हो ना, रेन की वेलोसिटी जब भी दो एंगल पे दे रखी हो, हमेशा एक काम करना, आप उसकी वेलोसिटी के साथ डील मत करना, आप उसका एक्स और वाई कंपोनेंट कर लेना रेन की वेलोसिटी का, दो कंपोनेंट, मतलब तुम्हें वैसे भी दो वेरिएबल के साथ तो डील करना ही पड़ेगा। तो तुम इसमें क्या करोगे, इसमें तुम इधर लिख लेना कि वेलोसिटी ऑफ रेन का वाई कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ रेन का एक्स कंपोनेंट, तो इसको Vx बोल देंगे, इसको Vy बोल देंगे। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो ये एंगल ना थीटा नॉट था, थीटा नॉट मतलब जो जमीन पे खड़े बंदे को जो रेन का एंगल दिखाई देता ना, चुपचाप खड़े बंदे को, वो थीटा नॉट था। थीटा नॉट पे एंगल पे तिरछी आ रही थी रेन, इस बंदे को क्या दिखाई देगा, तो इस बंदे के रेस्पेक्ट में तुम्हें बात करनी पड़ेगी ना, इसको क्या करना पड़ेगा, तुम्हें रोकना पड़ेगा, और रोकोगे तो तुम इसमें क्या ऐड कर दोगे, ये ऐड कर दोगे, और ये ऐड होते ही ये वाला कंपोनेंट बड़ा हो जाएगा, और ये बड़ा हो जाएगा तो अब इनका रिजल्टेंट अब इधर की तरफ घूम जाएगा। अब जो रिजल्टेंट आएगा ना वो इधर आएगा, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आएगा, और ये जो एंगल होगा ना वो बढ़ जाएगा। मैंने तुम्हें बताया कि मान लो रेन तिरछी ऑलरेडी आ रही थी, तुम भागने भी डर लगे, तो मैंने बोला ना मैन जिधर जाता है उसके अपोजिट भागती है रेन, और ज्यादा तिरछी आने लगेगी, ठीक है, और ज्यादा तिरछी आने लगेगी। तो अगर तुमसे बोला जाए कि tan अल्फा कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर tan अल्फा जो होगा ना Vm प्लस का Vx डिवाइडेड बाई Vy के बराबर होगा। tan अल्फा यही तो आएगा। अरे ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, अब रेन पता है कितने ऐसे आती दिखाई देगी, ऐसे Vx प्लस का Vm, ठीक है, और ये Vy हो जाएगा, ऐसे आती दिखाई देगी इस एंगल पे ना, अल्फा एंगल पे, और ज्यादा एंगल अल्फा विल बी ग्रेटर देन थीटा नॉट, ठीक है ना, बढ़ जाएगा मैन के दौड़ने की वजह से, तो इसमें एंगल और बढ़ जाएगा, ऐसा होगा। कुछ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं लग रहा। इसमें क्या होगा, अगेन हम इसमें भी क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट मान लेंगे, किसके, मैन रेन के, एक कंपोनेंट इधर और रेन का एक कंपोनेंट इधर। अब इस कंपोनेंट को हम क्या लिखेंगे, ये हम लिखेंगे Vx और इसको लिखेंगे Vy, ठीक है, और मान लो ये थीटा नॉट एंगल पे रेन आ रही थी, मैन भागने लगा इधर की तरफ, तो अब मैन के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा मोशन, तो जब विद रेस्पेक्ट टू मैन बात करोगे तुम, विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो मैन के रेस्पेक्ट में बात करते ही तुम मैन की वेलोसिटी को ऐसे जोड़ दोगे। तुमने मैन की वेलोसिटी को जैसे इधर जोड़ा, तो अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, Vx माइनस का Vm, और नीचे की तरफ हो जाएगी Vy। अब एंगल बच्चों छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन आ गया, और अब जो tan अल्फा होगा ना, दैट विल बी Vx माइनस का Vm डिवाइडेड बाई Vy। अब एक ऐसा केस भी होता है इसमें जब Vx और Vm क्या हो जाते हैं बराबर, उस टाइम पे अल्फा क्या हो जाएगा 0। टू मूविंग मैन, इस चलते हुए बंदे को, रेन अपीयर टू बी वर्टिकली डाउनवर्ड, रेन अपीयर, यस, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो कभी भी ऐसा केस दे रखा हो जिसमें चलते हुए बंदे को रेन डाउनवर्ड आती दिखाई दे रही है, मतलब रेन का कंपोनेंट और बंदे का कंपोनेंट बराबर है, तभी तो तुमने मैन को रोका, तो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट दिखाई देगा। और कौन सा कंपोनेंट दिखाई देगा इस केस में, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन किसके बराबर होगी, वाई कंपोनेंट के बराबर, क्योंकि एक्स कंपोनेंट तो उसका उड़ जाएगा।
इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी नीट में जरूरत इसकी होती है। अब अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हमारे, जो इसमें शीट में दे रखे हैं, तुम नोट कर लो। सारे केस कवर हो गए या नहीं हो गए? एक्सेलरेशन वाला कवर कर ही लिया हमने, और एंगल पे आने वाला कवर कर ही लिया। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, मान लो मैन रुका हुआ होता तो रेन कैसी दिखाई देगी? ऐसी। मैन थोड़ा थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ा रहा है तो रेन ऐसे होती जाएगी, ऐसे होती जाएगी, ऐसे होती जाएगी। रेन के अपोजिट मैन के अपोजिट भागेगी। मैन इधर जा रहा है तो रेन उल्टी जाएगी। जब मैन की वेलोसिटी इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हो जाएगी, रेन इसको वर्टिकली आती दिखाई देगी। फिर मैन और अगर अपनी स्पीड बढ़ाएगा तो रेन तिरछी होने लगेगी, और बढ़ाएगा तो देखो एक टाइम पे जैसे इसका थीटा नॉट एंगल था ना, वो दोबारा इसको मिलेगा इधर की तरफ उल्टा। जब इसकी वेलोसिटी 2 टाइम्स वीएक्स के बराबर हो जाएगी ना, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स वीएक्स, और वीएक्स तो इधर आ जाएगा वीएक्स, और वीवाई तो नहीं है, तो रिजल्टेंट थीटा नॉट पे आएगा नहीं आएगा? समझ में आया? तो इसमें मतलब ऐसा होता है कि थीटा नॉट एंगल पहले था तो वही एंगल एक और बार मिलेगा वर्टिकल के साथ रेन का, लेकिन आपको दिमाग लगाना है कब मिलेगा। इसमें नहीं मिलेगा कभी भी थीटा नॉट, इसमें तो बढ़ता ही जाएगा ना थीटा नॉट से, और अगर उसकी स्पीड इनफाइनाइट हो जाएगी तो रेन हॉरिजॉन्टल आती दिखाई देगी। लेकिन इसमें थीटा नॉट दोबारा नहीं आएगा, उसमें थीटा नॉट दोबारा आएगा। अब इस मैन की स्पीड बढ़ाते बढ़ाते 2 टाइम्स वीएक्स के बराबर कर दो, आपको थीटा नॉट मिल जाएगा। अब लिख लो, करे भाई इसके क्वेश्चंस करें। लिख लिया था तुमने? है? हाँ, अभी अभी करते जाओ, चलो। अब देखो इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है, टू अ मैन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, रेन ड्रॉप्स अपीयर टू बी फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल। मैन की स्पीड दे रखी है, रेन का एंगल इस बंदे के रेस्पेक्ट में दे रखा है। इफ द रेन ड्रॉप्स एक्चुअली फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब रेन की जो वेलोसिटी थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसी थी? वर्टिकली डाउनवर्ड। कौन सा केस बन गया ये? हमने 2 केस पढ़े हैं, उनमें से पहला वाला जिसमें रेन की वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड थी, वीआर नीचे की तरफ था, लेकिन इस बंदे को कैसे दिखाई दे रही है? 45 डिग्री एंगल पे। तो इन्होंने पूछा देन द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, रेन की वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड कितनी है? करो। है 5 आएगा ना? चलो देखो, रेन की वेलोसिटी नीचे की तरफ है वीआर, अगर बंदा रेस्ट पे होता तो, ठीक है ना इसको, लेकिन दिस इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या करेंगे हम? 5 मीटर पर सेकेंड इधर ऐड कर देंगे। रेन कैसे आती हुई दिखाई दे रही है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितने एंगल पे दिखाई दे रही है? 45 डिग्री पे। अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा, मतलब दोनों कंपोनेंट बराबर होने चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो है
5 मीटर पर सेकंड के बराबर ही आ जाएगा, काम खत्म। इतना इजी बिजी क्वेश्चन था, ठीक है, ये तो नीट लेवल था प्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड से रेन ड्रॉप नीचे की तरफ आ रही है। टू अ साइकिलिस्ट मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड द रेन ड्रॉप्स अपीयर टू बी कमिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ द साइकिलिस्ट इज, साइकिलिस्ट की वेलोसिटी बतानी है तुम्हें। अटक गए इसमें, ये नहीं आ रहा, देखो, नहीं, रेन की वेलोसिटी किधर है, 10 मीटर पर सेकंड, ये है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, अगर बंदा खड़ा होता जमीन पे तो। ये जो साइकिलिस्ट है ना, इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, मान लो वीएम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में तो इसको रोक देंगे, इसको रोक के क्या करेंगे अपन जो है वीएम ऐसे ऐड कर देंगे। तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन है ना, ये 20 दे रखी है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट आपको 20 दे रखा है। To a cyclist moving on a straight road, the raindrops appear to be coming with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, तो this is given 20। तो तुम्हें पता है कि 10 का स्क्वायर प्लस का vm का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर, भाई इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये है, तो दोनों 90 डिग्री पे है ना, तो vm हमारे पास आ जाएगा 10√3 मीटर पर सेकेंड के बराबर, 400 माइनस का 100, 300, तो 10√3 हमारे पास, दिस ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ये भी इजी था, मतलब ना, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, डन 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 डन। 13th नंबर क्वेश्चन करो, अ मैन हु इज वियरिंग अ हैट ऑफ एक्सटेंडेड लेंथ 12 सेंटीमीटर, हैट होती है ना 12 सेंटीमीटर, उसकी एक्सटेंडेड लेंथ है, इज रनिंग इन द रेन वर्टिकली, इज रनिंग इन रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, रेन की वेलोसिटी नीचे की तरफ है, अगर बंदा खड़ा होता तो नीचे की तरफ आ रही होती है और उसके चेहरे पे पानी नहीं आता क्योंकि एक्सटेंडेड हेड है उसकी ना, और रेन की स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, द मैक्सिमम स्पीड विद विच द मैन कैन रन सो दैट द रेन ड्रॉप डू नॉट फॉल ऑन हिज फेस, द लेंथ ऑफ हिज फेस बिलो द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द हैट इज 16 सेंटीमीटर। तो हैट होती है ना, ये जो पार्ट है ना 16 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। तुम्हें पता है कि 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर ऐसे करके हेड लगा रखी है, अगर वो चुपचाप खड़ा रहे तो रेन उसके चेहरे पे नहीं आएगी, यहाँ पे रुक जाएगी, लेकिन अगर वो चलने लगेगा तो रेन तिरछी दिखेगी उसको, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे टकराए, मतलब ना यहाँ से आके यहाँ तक कवर हो, और तेज दौड़ेगा तो और एंगल पे आएगी, और तेज दौड़ेगा तो यहाँ पे आके टकराने के सबसे पहले चांस यहाँ पे बनेंगे, यही लिमिटिंग केस होगा, यही मैक्सिमम स्पीड होगी, वही तुम्हें पता करनी है।
नहीं आ रहा है सूर्यकांत? लगता होगा। देखो मैन का फेस मान लो ऐसा है और ये उसकी हाइट हो गई, ये जो है ना ये 16 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। ड्रॉप्स ऐसे आ रही होंगी, लेकिन ये भागने लगा तो इस, अच्छा जितना तेज भागेगा उतनी ज्यादा तिरछी आती दिखाई देंगी रेन ड्रॉप, उतनी तिरछी मतलब उतना ही फेस पे टकराने के चांस होंगे। तो एक पॉसिबिलिटी जैसे ये वाली ड्रॉप है ना, इसके टकराने के चांसेस हैं यहां पे, ये यही वो लिमिटिंग स्पीड होगी, इससे ज्यादा स्पीड से और तिरछी आएगी, ये टकरा जाएगी इसके चेहरे पे। अच्छा यही टकराएगी, इससे इधर वाली टकरा, अगर ये नहीं टकरा रही है तो इससे आगे वाली तो वैसे ही नहीं टकरा सकती, ठीक है ना, ये वाली बात समझ में आई? ओके, तो ये एंगल कितना होगा, ये मैक्सिमम स्पीड है इसकी ना, तो मान लो इसको अल्फा मान लिया, तो वर्टिकल के साथ भी एंगल ही अल्फा के बराबर होगा। मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन एट एन एंगल अल्फा होनी चाहिए, और टेन अल्फा का तो फॉर्मूला ही तुम्हें याद है, वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन होता है, नहीं होता है? अच्छा यहाँ से टेन अल्फा कितना होगा इस ट्रायंगल में, 12 डिवाइड बाई 16 के बराबर, 12 डिवाइड बाई 16 के बराबर, मतलब 3/4 के बराबर। वीएम पूछा है तुमसे, वीएम आ जाएगा, रेन की वेलोसिटी उधर ले जाओ, कितनी है 10, तो 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, 7.5 मीटर पर सेकेंड विल बी दी आंसर। लो कुछ ऐसा है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना? हाँ तो अल्फा यहां से पता करना था, मतलब ना इससे डायग्राम से। हाँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला ना। डन, अब आ जाते हैं अपन अगले वाले पे, 14 नंबर क्वेश्चन। रेन appears to be falling at an angle of 37 degree with vertical to a driver of a car moving with velocity of 7 meter per second। ये ड्राइवर जो है ना, चलते हुए ड्राइवर को रेन जो है 37 डिग्री एंगल पे तिरछी आती दिखाई दे रही है, चलते हुए ड्राइवर को। इसने अपनी स्पीड को इंक्रीज किया, द वेलोसिटी ऑफ द car is 25 meter per second, the rain again appear to fall at an angle of 37 degree। ये डिफिकल्ट है with the vertical। It is the actual velocity of the rain relative to the ground is this, then find the value of n। इसमें रेन को वर्टिकल नहीं मानना है, इन्होंने बोला नहीं है, ये डिफिकल्ट है, अगर तुम चाहो तो मैं कर देता हूँ इसको सॉल्व। मुझे लगता है कि ये वाला अगर मैं अब डालता ना तो मैं इस वाले क्वेश्चन को नहीं रखता क्योंकि जेई के लिए क्वेश्चन है ये ना, ये वाला जेई का है, ठीक है। बाद बाकी पिछले तीनों का तीनों मतलब तुम्हारे लिए थे, तो मैं बता देता हूँ इसको ना। ये जो रेन ड्रॉप है ना, हमें इनकी स्पीड माननी पड़ेगी Vx इधर की तरफ और Vy इधर की तरफ। सपोज करो ये ऐसे आ रहा है और ये मैन हो गया, मतलब ये रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तिरछी आ रही होगी, हमने ऐसा मान लिया। जब ये मैन 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो इसको जब तुम रोकोगे तो 7 इधर ऐड करोगे, लेकिन अब जब 7 को इनको जब बैलेंस करोगे ना तो ये बन जाएगा Vx माइनस का 7, ये बन जाएगा ना क्योंकि 7 उल्टा था। तो ये एंगल इन्होंने 37 डिग्री हमें दिया है। tan 37 किसके बराबर होगा? Vx माइनस का 7 डिवाइडेड बाई Vy के बराबर। ये होगा या नहीं होगा इस वाले केस में? अब इसने अपनी स्पीड बढ़ाई, 25 कर दी, तो ये अपनी स्पीड बढ़ाएगा तो रेन उल्टी भागेगी नहीं भागेगी? स्पीड बढ़ाता जा रहा है, स्पीड बढ़ाता जा रहा है, तो दोबारा 37 डिग्री एंगल आएगा, ये मैंने बताया है तुम्हें। तो इसलिए मैंने इसको ऐसा माना। मैंने तिरछा क्यों माना? क्योंकि जिधर मैन चल रहा है ना, मुझे उधर ही उसकी वेलोसिटी माननी पड़ेगी, क्योंकि स्पीड बढ़ा रहा है तो उल्टा भाग के वो 37 दोबारा आ रहा है, तो उधर था पहले, अब इधर आएगा, है ना। ये सोच के मैंने इसको ऐसा लिया। तो जब दोबारा जब इसकी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है ना, 25,
25 मीटर पर सेकेंड। तो रेन की वेलोसिटी क्या थी, वी एक्स इधर की तरफ, वी वाई इधर की तरफ। तो जब तुमने इसको रोका तो 25 ऐड कर दोगे इधर, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट आएगा ना इन दोनों का 25 और इसका, अब इधर आएगा 25 बड़ा होगा, है ना। अब रिजल्टेंट इधर आना चाहिए और ये एंगल 37 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो 1037 इज इक्वल टू 25 माइनस का वी एक्स डिवाइडेड बाई वी वाई, अभी भी होगा। और 1037 इसके भी बराबर, 1037 इसके बराबर, इन दोनों को बराबर कर दूंगा मैं। तो वी एक्स माइनस का 7 डिवाइड बाई वी वाई इज इक्वल टू 25 माइनस का वी एक्स डिवाइड बाई वी वाई। वी वाई से वी वाई कट जाएगा, वी एक्स को एक तरफ ले आओ, इसको एक तरफ ले आओ, तो वी एक्स आ जाएगा 16 के बराबर, 16 मीटर पर सेकेंड। और वी एक्स 16 आ गया, तो वी वाई कितना आ जाएगा, 16 माइनस का 7 होता है 9, 9 डिवाइडेड बाई वी वाई इक्वल टू 3/4, 36। वी वाई आ जाएगा तुम्हारे पास 12 के बराबर, 12 मीटर पर सेकेंड। और वी देखोगे ना रेन की वेलोसिटी, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी 20 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस विल बी द आंसर। थोड़ा डिफिकल्ट था ये वाला ना, इसलिए मैंने किया है, ठीक है। लेकिन तुम्हें समझ में आया नहीं आया, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। पर लॉजिक तो मैंने तुम्हें सिखाया ये वाला, ऐसा तो कुछ है नहीं कि एकदम से कुछ नया आ गया, वो मैन चल रहा है उसी के हिसाब से मैं सोचना था। हाँ ये उल्टा था, तो मुझे रिजल्टेंट उधर चाहिए, तो Vx-7 किया। जब ये 25, मुझे पता है कि रिजल्टेंट अब इधर आ रहा होगा, तो 25 माइनस का Vx किया है, क्योंकि 25 इधर था उधर, ठीक है ना। तो तुम फाइनल वेक्टर जिधर की तरफ बनाते हो ना, कि मैं रिजल्टेंट इधर मानू, तो इधर वाले में से दूसरी साइड वाले को माइनस करोगे। मान लो जैसे तुमने कहा कि एक F1 फोर्स इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट आएगा F1 माइनस F2, तो F1 माइनस F2 इधर बनाओगे। लेकिन अगर तुम रिजल्टेंट लिख रहे हो F2 माइनस F1, तो तुम्हें F2 की तरफ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तुम F2 को बड़ा मान रहे हो। अगला देखते हैं, अगर डिफिकल्ट होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग अ रेनी डे, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, नीचे की तरफ आ रही है। अ बॉय एट रेस्ट स्टार्ट हिज मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये मैंने तुम्हें कराया है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बंदा भागने लगा, रेन नीचे की तरफ आ रही थी। along a straight line, if the rate at which the angle of the axis of the umbrella with the vertical should be changed is 1/n at 5 second, then the rain falls parallel to the axis of the umbrella, then find the value of n। तो ये क्वेश्चन तो तुम कर सकते हो। मतलब इसमें जो अम्ब्रेला होल्ड कैसे करना पड़ेगा, रेन जैसे आ रही होगी, जैसे रेन ऐसे आती दिख रही है इस बंदे को ना, बंदे को रेन ऐसे आती दिख रही है, तो अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करेगा, अम्ब्रेला की एक्सिस उसी डायरेक्शन में होगी। तो अम्ब्रेला का जो एंगल होगा अम्ब्रेला की एक्सिस का, वही रेन का वर्टिकल के साथ एंगल होगा। और मैंने तुम्हें बताया है कि एक्सेलरेशन वाले केसेस में क्या होता है, एंगल बदलता है, क्योंकि मैन की स्पीड बदलती है इसलिए एंगल बदलता है। तो एंगल टाइम का फंक्शन आएगा, तो एंगल टाइम का फंक्शन आएगा, तो उसी को हमें डिफरेंशिएट कर देना है। नहीं
अच्छा हाँ, वो तो उस दिन आई थी ना, कल परसों। भेज दो। आ जाओ। रेन और रिवर प्रॉब्लम मैंने अभी रेन प्रॉब्लम पढ़ाया है, ठीक है। वैसे शायद सिलेबस से हट गया है, कुछ कंफ्यूजन चल रहा है उस चीज़ को लेके, पर मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। कुछ बच्चे आज हमारे आए नहीं थे, मतलब युक्ता वगैरह, शायद तुम जानते हो ना। हाँ, तो इसलिए हम लोगों ने मतलब कंटिन्यू किया है, मतलब पुराना टॉपिक ही ना। और अभी मैं रिवर प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा, ठीक है। प्रॉब्लम तो नहीं होता, तुम्हें उतना आता है ना बेसिक उसका रिलेटिव का ना, ठीक है। ये एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है ये वाला क्वेश्चन ना। इससे पहले हम इजी इजी क्वेश्चंस ऑलरेडी जैसे कर चुके हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे हमने जो रेन प्रॉब्लम के किए हैं, और ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है इन लोगों को अभी आके, कि दो तरीके के केसेस होते हैं। रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, उसमें चलते हुए मैं इनको क्या क्या दिखेगा ये मैं पढ़ा चुका हूँ। और वेलोसिटी ऑफ द रेन एट एन एंगल हो अगर, तो क्या होगा वो मैं पढ़ा चुका हूँ। आ जाइए, ठीक है। तो अभी नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, इसका रिवर प्रॉब्लम का, ठीक है। अच्छा, तुम दोनों एक साथ ही हो, है ना? भागलपुर से हो ना? अच्छा, अक्षत आपका नाम है। आपकी मम्मा एक दिन आई थी ना बात करने के लिए ना, आप? अच्छा, साथ में जो आए थे, अच्छा ओके, ठीक है, आगे आ जाओ। रिलेटिव मोशन मतलब क्या है कि दो लेक्चर ऑलरेडी इस पर हो चुके हैं, तीसरा लेक्चर चल रहा है ये, ठीक है ना, मतलब लास्ट ही चल रहा है रिलेटिव का ना। इस पर कुछ डीपीपी डिस्कस करानी है मुझे, प्रोजेक्टाइल की और रिलेटिव मोशन की। डीपीपी जो है संडे को करा नहीं सकते, और कल सैटरडे को शायद टेस्ट वगैरह है एलन में ना, तो वैसे ही बच्चे आने के चांसेस कम है उसमें। तुम्हारा भी है क्या? है ना, तो तुम भी नहीं आओगे, तो मुझे पता चला था कि तुम लोग टेस्ट के बाद आओगे, ज्वाइन करोगे ना। अच्छा, मंडे को मतलब मैं डीपीपी डिस्कस कराऊंगा, प्रोजेक्टाइल मोशन की और रिलेटिव मोशन की, और बढ़िया क्वेश्चंस होंगे, पूरा एक पूरा रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा ना उसमें। तो मंडे वाली क्लास अटेंड करना, तब आइडिया लगेगा तुम्हें प्रैक्टिस वगैरह का। और फिर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। डीपीपी जो हम डिस्कस करते हैं उसको मैं डीपीपी को क्लास में दे देता हूँ आप लोगों को, और उसका मतलब हार्ड कॉपी, और बाद बाकी तो अपने पास होती है क्वेश्चंस यहाँ पे। स्मार्ट क्लासरूम होने का फायदा ये हो जाता है कि हम ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाते हैं, मुझे इस क्वेश्चंस को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे सामने ऑलरेडी होता है, ठीक है भाई। आया भाई, इसका आंसर आया? किसी का नहीं आया? ओके। So during a rainy day, the rain is falling vertically with a velocity of 2 meter per second. A boy at rest start his motion. अभी क्या बताया मैंने तुम्हें कि जो रेन की ड्रॉप है ना, वो 2 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही है, ठीक है। अब ये बॉय जो है रेस्ट पे था, और इसने ए एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो किसी भी टी टाइम पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ए इंटू टी के बराबर, मतलब 2t के बराबर 2t मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। रेन ड्रॉप नीचे की तरफ आ रही है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब इस बच्चे के इस बंदे के रेस्पेक्ट में जब हम देखेंगे ना, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में हम देखेंगे तो इसको रोक देंगे, रोकेंगे तो इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड करेंगे अपन जो है, तो ये 2t हमने इधर की तरफ ऐड कर दिया। तो विद रेस्पेक्ट टू दिस मैन, जो रेन है ना हमें ऐसी आती हुई दिखाई देगी, तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन ऐसे होगी, ठीक है। और ये होगा एंगल जो वर्टिकल के साथ रेन ड्रॉप्स की जो वेलोसिटी होगी वो बना रही होगी, है ना। टेन अल्फा कितने के बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो टेन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2t डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, विच इज इक्वल टू t, ठीक है। तो ये अल्फा आ गया, और ये तुम देख पा रहे हो कि अल्फा जो है ना टाइम का फंक्शन आ रहा है, मतलब टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा, ठीक है। तो ये एंगल टाइम के साथ वेरी करेगा, और हमें इन्होंने क्या पूछा है कि इस एंगल का रेट ऑफ चेंज समझते हो, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो, डी थीटा बाई डी टी पूछ रहे, ठीक है। यार अल्फा देख रखा है तो डी अल्फा बाई डी टी पूछ रहे हैं, तो जब तुम इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो टेन अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा डिवाइड बाई डी टी, क्योंकि टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो, चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल पढ़ाया मैंने पूरा,
इसीलिए पढ़ाया था चेन रूल ना। और टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1 आ जाएगा, तो तुम्हारे पास डी अल्फा बाई डी टी कितने के बराबर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर। अब ये आ गया, लेकिन इन्होंने किस टाइम पे पूछा है, 5 सेकंड पे। तो उस टाइम पे जब टी की वैल्यू 5 रखोगे तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी उस टाइम पे, 5 के बराबर। अगर टेन अल्फा 5 के बराबर है तो कॉस स्क्वायर अल्फा कितने के बराबर होगा, तुम्हें पता ही है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई मतलब बेस, तो बेस कितना होगा यहाँ पे 1 के बराबर। तो कॉस अल्फा कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, बेस जो कि 1 के बराबर है, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना आएगा 26, तो रूट के अंदर 26 का स्क्वायर, तो डी अल्फा बाई डी टी कितना बन जाएगा तुम्हारे पास, डी अल्फा बाई डी टी 1/26 के बराबर आ जाएगा। और इन्होंने इसको 1/n बोला है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 के बराबर, एंड दिस विल बी योर आंसर। कुछ था इस क्वेश्चन में, मैंने बताया तुम्हें एक्सेलरेशन वाले केस ना, ठीक है। इससे मतलब ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया नीट के लिए ना, मतलब जो हमने पहले 3 क्वेश्चन किए वो इसके लेवल के थे, बाद बाकी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। पर ये मेरे ख्याल से तुम्हें परेशानी तो नहीं आई होगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन जो है रिवर प्रॉब्लम। तो रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो। वैसे रिवर प्रॉब्लम क्या होते हैं, रिवर प्रॉब्लम आर दी कहीं बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया है ना, तो क्या हम उन प्रॉब्लम्स को थोड़ी कर रहे हैं, हम क्या करेंगे रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो, ठीक है। रिवर को क्रॉस करना है किसी बंदे को, तो उसे रिलेटिव के फंडे कैसे लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, रिवर वाले जितने भी फंडे होते हैं वो एरोप्लेन वाले केसेस में भी लगते हैं, फ्लैग वाले केसेस में भी वही लगते हैं, फ्लैग फ्लटरिंग की डायरेक्शन वगैरह। एरोप्लेन के बारे में बोला जाता है कि एरोप्लेन को इधर की तरफ स्टीयर किया जा रहा है, लेकिन हवा चल रही है तो एरोप्लेन कहाँ पहुंचेगा, ऐसे वाले जो केस है ना वो सब रिवर्स ही है। वो 1/n उन्होंने दिया था कि डी अल्फा बाई डी टी जो आएगा वो 1/n के बराबर है, तो n की वैल्यू क्या होगी, तो डी अल्फा बाई डी टी हमारा 1/26 आया, तो इसको अगर तुम इससे कंपेयर करो जो उन्होंने दिया है 1/n, तो n की वैल्यू 26 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। वो बस उन्होंने उसको उस फॉर्म में पूछ लिया है हमसे ना, और कुछ नहीं है। ओके चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब यहां से आप लोग भी मतलब पढ़ सकते हो, मतलब ओके। तो रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो, रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो। ओके देखिए, इसमें जनरली हमसे दो तीन तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नदी को पार करने में कितना टाइम लगेगा, नदी को पार करेगा तो कहां पहुंचेगा, नदी को पार करना है तो शॉर्टेस्ट टाइम में पार करना है तो कैसे जाना चाहिए उसको, और शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग पार करना है तो कैसे जाना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मतलब नदी को पार कराना ही कराना है। नदी को पार नहीं कराने वाले केसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं 9th या 10th में, 9th में पढ़ते हैं शायद ना, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, वो हम 9th 10th में पढ़ते हैं। उनमें नदी के पैरेलल चलते थे या मतलब उसके अपोजिट जाते थे, उसमें नदी को पार करने वाला नहीं होता था, वो होती थी मोशन इन 1 डायमेंशन। लगाते हम वहां भी रिलेटिव थे, लेकिन वो 1 डायमेंशन में होती थी, इधर नहीं जाते थे, विड्थ के अलोंग नहीं चलते थे, उसमें इसी लाइन में चलते थे। लेकिन अब हम लोग पढ़ चुके हैं 2 डायमेंशन पढ़ चुके होते हैं, रिलेटिव स्टार्ट होने से पहले प्रोजेक्टाइल वगैरह पढ़ चुके होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नदी के परपेंडिकुलर, फ्लो के परपेंडिकुलर भी चलेंगे, मतलब नदी को क्रॉस वगैरह करेंगे। सो सपोज करो ये एक रिवर है और इसकी विड्थ वगैरह ले लेते हैं, कुछ डी विड्थ हो गई इसकी, ठीक है, और इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी तुम्हें रेन वाले केस में समझाया था ना कि ये वेलोसिटीज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कुछ जो भी यहाँ पे टर्म्स हैं उनको पहले हम नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जो वेलोसिटीज दे रखी होती है ना, एक दे रखी होती है VR, ये होती है वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है ना, रिवर की वेलोसिटी। एक होती है बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट और यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है, ये वाली, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, और velocity with which man can swim, ठीक है ना।
ठीक है ना। तो वेलोसिटी विद विच मैन कैन स्विम इज द VMR, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। मतलब जिस वेलोसिटी से बंदा हाथ पैर मारेगा ना पानी में जाने के बाद, जिससे वो तैरेगा, तैर सकता है, दैट वेलोसिटी इज VMR। जैसे मेरी होती है 0, मतलब मैंने कई बार ट्राई किया, मतलब मैं एकदम जोश में जाता हूँ ना स्विमिंग पूल वगैरह में, मैं गोता लगाता हूँ, फिर हाथ पैर मारता हूँ, मैं निकल के आता हूँ, माई डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज 0। तो मतलब मेरी वेलोसिटी 0 है। स्विमिंग पूल में हूँ, नदी में होता तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता, क्योंकि नदी ले जाती, मैं थोड़ी गया था, वो नदी ले जाती। तो जिससे मैं, अब तुम ऐसे याद रखना इसको, जिससे बंदा तैरना चाह रहा है ना, जिससे वो तैर सकता है, अगर पानी का फ्लो नहीं होता ना, वो जिससे तैरता, दैट वेलोसिटी इज VMR। एक जैसे किसी ने बोला कि एक बंदा जो है तैरना स्टार्ट करता है नदी में 5 मीटर पर सेकंड से, तो मतलब अगर नदी नहीं फ्लो नहीं कर रही होती ना, स्टिल वाटर होता, तो 5 मीटर पर सेकंड से तैर रहा होता। लेकिन वो जो तैर रहा है, क्या वो उसी डायरेक्शन में जाएगा? जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मैं तैरता हूं, लेकिन मेरी तैरने की स्पीड कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड। मैं कहीं नहीं जाता, अगर वाटर इज एट रेस्ट तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मैं नदी में तैरूंगा तो तब तो मेरा डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो वो क्या चीज है जो मैं बाहर खड़े बंदे को जो दिख रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मैं हाथ पैर मार रहा हूं, लेकिन मैं कहीं नहीं गया, मतलब दैट इज 0, VMR इज 0। बट बाहर खड़े बंदे को मैं जाता हुआ देखूंगा, नदी के साथ बहता हुआ देखूंगा, दैट इज कॉल्ड द VM, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जमीन पे खड़ा बंदा, अगर उसका कोई दोस्त खड़ा है, उसको जो दिखाई दे रही होगी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? ये मैंने क्यों बोला ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा, इसमें और VM में बच्चा कंफ्यूज होता है। तो यहां पे ये बाहर से बंदा देख रहा है कि ये बंदा कैसे जा रहा है, ये वो उस बंदे को, जो तैरने वाला बंदा है ना, उसको लग रहा है कि मैं कैसे तैर रहा हूं। जैसे एक बंदे ने क्या किया कि उसने कहा कि मैं नदी के फ्लो के परपेंडिकुलर तैरूंगा, हाथ पैर वो परपेंडिकुलर मार रहा है, मतलब VMR इज परपेंडिकुलर। बट जमीन पर खड़े बंदे को वो चल रहा है, वो सीधा, मतलब उसने देखा कि वो किनारा है, वो किनारे के परपेंडिकुलर हाथ पैर मार रहा है, दैट इज VMR। लेकिन बाहर उधर जो खड़ा बंदा है ना, उसको दिखेगा कि ये हाथ पैर ऐसे मार रहा है, लेकिन वो बहता हुआ जा रहा है। ठीक है ना, ये वाली बात समझ में आई? तो यहां पे ये जो है ना, अब तुम लोगों को क्लियर हो गई। VM बाहर वाले बंदे को दिखेगा, जो खुद जो तैर रहा है, दैट इज VMR। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ओके। तो ये कैसे पता करेंगे? ये हमें गिवन होती है कि मैन तैर रहा है इतनी वेलोसिटी से, ये रिवर की वेलोसिटी पता होती है, और जनरली हमें इंटरेस्ट होता है इससे फाइंड करने में। यहां पर रिलेटिव थोड़ा उल्टा लगता है, मतलब ना, जनरली मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गिवन होती है, दूसरे की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गिवन होती है, और हम रिलेटिव पूछते हैं, लेकिन यहां पर रिलेटिव गिवन होती है। तो VMR जो होता है वो क्या होता है? VM माइनस का VR के बराबर। अगर तुमसे मैन की वेलोसिटी कोई पूछता है तो वो होगी VMR प्लस का VR के बराबर, और वेक्टर लगा देंगे ऊपर ना। तो बच्चों कुछ नहीं करना, मैन जिस वेलोसिटी से तैरना चाह रहे हैं ना, उसमें रिवर की वेलोसिटी ऐड कर देनी है, रिवर की वेलोसिटी वेक्टोरियली ऐड कर देनी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैन जो तैर रहा है उसमें रिवर की, जैसे मैंने बताया था अपना 0, मेरी वेलोसिटी VMR क्या थी? 0, लेकिन मेरे में रिवर की वेलोसिटी ऐड करके मैं रिवर के साथ जा रहा हूं। सो जमीन पर खड़े बंदे को मैं VR से जाता हुआ दिखाई दूंगा, क्योंकि VMR तो 0 है, तो VM इज इक्वल टू VR हो जाएगा उस केस में। क्या ये बात समझ में आई? इसी को हम ऐसे पढ़ते थे, जब रिवर सपोज ऐसे फ्लो कर रही है, सपोज ये रिवर है, यहां से ना ऐसे फ्लो कर रही है, मैं अगर हाथ पैर नहीं मार रहा हूं तो जमीन पर खड़े बंदे को मैं रिवर के साथ जाता हुआ दिखाई दूंगा। लेकिन अगर मान लो मैं भी इधर की तरफ तैर रहा हूं, रिवर की वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, मैं तैर रहा हूं 2 मीटर पर सेकंड से, मेरी स्पीड डबल हो जाए, मतलब बढ़ जाएगी, 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। मेरी वेलोसिटी में क्या ऐड हो गया? रिवर की वेलोसिटी, जिससे मैं तैर सकता हूं उसमें रिवर की ऐड कर दी, तो मेरी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 7 दिखाई देगी। लेकिन मैं अगर उल्टा तैरूं, 2 मीटर पर सेकंड से हाथ पैर मार सकता हूं, अगर नदी फ्लो नहीं होता तो मैं 2 मीटर पर सेकंड से हर सेकंड में 2 मीटर आगे जाता, लेकिन नदी की स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में मैं गया 2 मीटर आगे, लेकिन नदी ने मेरे को 5 मीटर पीछे कर दिया, तो मैं एक्चुअली कितना गया आगे? आगे नहीं गया, मैं 3 मीटर पीछे गया। तो अगर मैं मेरी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं, तो मेरी वेलोसिटी, मतलब VMR क्या हो गया? ये जो टर्म जो है ये क्या हो गई? पॉजिटिव की 2, ये क्या हो जाएगी? माइनस का 5। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी जो जमीन पे खड़े बंदे को दिखाई देगी? माइनस का 3। तुम समझ गए ना इस चीज को, कि मतलब हमें क्या करना होता है अगर हमें जमीन पे खड़े बंदे के रिस्पेक्ट में बात करनी है, तो पाथ तो वही बताएगा ना जो जमीन पे खड़ा है, कि तुम किस रास्ते गए हो एक्चुअली। तुम्हें जो लग रहा है वो थोड़ी रास्ता है तुम्हारा। मुझे जो लग रहा है कि मैं तो तैरने नहीं जानता, तो मुझे लग रहा है कि मैं तो कहीं जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक्चुअली गया, तो ये कौन बताएगा कि मैं कहां गया? बाहर खड़ा बंदा।
तो ये समझ में आया तुम लोगों को पहले VMR, VR और इन तीनों में रिलेशन। तो यहां पे क्या होता है कि क्योंकि यहां पे मोशन 2 डायमेंशन में, तो हम क्या करते हैं, हम एक डायरेक्शन को बोल देते हैं एक्स एक्सिस और रिवर के फ्लो की परपेंडिकुलर मान लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस हो गया और इधर हो गया वाई एक्सिस। अब हमें नदी को क्रॉस करना है, नदी को क्रॉस करना है मतलब नदी के परपेंडिकुलर में वाई डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। हम इधर खड़े हैं और हमें उधर जाना है, तो हमारा मोशन वाई डायरेक्शन में चाहिए। रिवर हमें वेलोसिटी किधर दे सकती है, इधर। अगर मैं भी इधर ही तैरूं या इधर तैरूं तो क्या मैं नदी क्रॉस कर सकता हूं? नहीं। मतलब मेरी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट नदी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। नदी कभी नहीं दे सकती मेरे को परपेंडिकुलर कंपोनेंट। नदी तो इधर थोड़ी लेके जाएगी मेरे को ही जाना पड़ेगा इधर की तरफ। तो अगर मुझे नदी क्रॉस करनी है तो क्या मैं इधर तैर सकता हूं, इधर तैर सकता हूं? नहीं। तो मुझे मतलब मेरा एक कंपोनेंट इधर भी होना चाहिए और इधर हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी चलेगा। मुझे तो नदी क्रॉस करनी है, मतलब मुझे इधर कंपोनेंट जरूर चाहिए। तो मेरी वेलोसिटी इधर और इधर न होके इधर हो सकती है, एंगल पे मैं ऐसे तैरना स्टार्ट कर सकता हूं। तो सपोज करो मैं ऐसे तैर रहा हूं, दिस इज VMR, जिससे मैं तैर रहा हूं। मैं जाऊंगा कहां, ये बात की बात है। मैं हाथ पैर जो मार रहा हूं ना, मैं इस लाइन में मार रहा हूं। तो VMR इस एंगल को बोलते हैं बच्चों अल्फा और इस एंगल को बोलते हैं थीटा। रिवर फ्लो के साथ, रिवर फ्लो किधर है, इधर, उसके साथ जो एंगल होता है VMR का दैट इज थीटा, और रिवर के परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल होता है दैट इज अल्फा। हम ऐसे डिफाइन करेंगे, ताकि अल्फा इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि ये 90 से छोटा होगा, थीटा 90 से बड़ा होगा। तो कई बार क्या है, मतलब कॉस और साइन की वैल्यूज जो है थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, लेकिन अल्फा में तोड़ लेने से फायदा होता है। तो बोलोगे सर अल्फा पता करके थीटा, तो वो तो 2 मिनट का काम है, 90 ऐड करके अल्फा में वो आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, रिवर फ्लो के साथ एंगल आ जाएगा। तो थीटा इज द एंगल ऑफ VMR विद रिवर फ्लो डायरेक्शन। ठीक है, विद रिवर फ्लो डायरेक्शन। ठीक है भाई, यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो ये हो गया यहां तक ना। अब मुझे बताओ कि बंदा हाथ पैर इधर मार रहा है, नदी इधर बह रही है, ये बंदा एक्चुअली जाएगा किधर? तो हमें मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता करनी पड़ेगी। वही है, उसका रास्ता वगैरह बताएगी, वो वेलोसिटी किधर होएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर में उस वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, क्योंकि वेक्टर एंगल पे आड़े तिरछे है, तो हमारे पास ऐसे वेक्टर होते हैं ना जिनके एंगल अजीब वगैरह होते हैं, हम उनको जनरली 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ना पसंद करते हैं, जिससे कि इधर वाले कंपोनेंट एक साथ ऐड किए जा सके, इधर वाले अलग अलग, क्योंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती है। तो हम क्या करेंगे, हम इस रिवर की वेलोसिटी को लिख लेंगे, VR वेक्टर को VRI कैप, ऐसे लिख लो रिवर की वेलोसिटी को, और मैन की वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, उसको लिख लेंगे हम माइनस का VMR साइन अल्फा आई कैप प्लस का VMR कॉस अल्फा जे कैप। ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं भाई? VMR के 2 कंपोनेंट आएंगे, नहीं आएंगे, इधर कॉस अल्फा, इधर आएगा साइन अल्फा। तो इधर आ रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस उधर मानी है, इसलिए माइनस का VMR साइन अल्फा आई कैप, और इधर वाला कंपोनेंट VMR कॉस अल्फा जे कैप हो गया। ये हो गया। तो मैंने अभी क्या बताया कि बंदा कैसे जाता दिखाई देगा, वो ये वेलोसिटी डिसाइड करेगी। और ये वेलोसिटी कैसे आती है, दिस प्लस दिस के बराबर, दोनों को कर दो ऐड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, VR माइनस का VMR साइन अल्फा आई कैप प्लस का VMR कॉस अल्फा जे कैप। इसमें अगर मैं डायग्राम में बनाऊं इनको दोनों को, तो मैंने इसको किधर माना है, VR माइनस का VMR, मतलब इधर। ठीक है, मैं इसको व्हाइट कलर से बनाता हूं। तो ये हो गया VR माइनस का VMR साइन अल्फा। ये मैन की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है। मैन जैसे जा रहा होगा, जमीन पर खड़े बंदे को जितना दिखाई देगा, और एक कंपोनेंट किधर आ रहा है। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है इधर आए, अगर ये VMR साइन अल्फा VR से बड़ा हुआ तो इधर आएगा, अपने आप आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव आया मतलब तुमने जो डायरेक्शन मानी वो सही है, अगर ये नेगेटिव आया मतलब तुमने गलत डायरेक्शन मानी है, फिर इधर आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली मैन ऐसा जाता दिखाई देगा। लेकिन मैन जो है ना बच्चों, रिवर का वेलोसिटी इधर ऐड होगा तो ये मैन की वेलोसिटी ना थोड़ी घूम जाएगी। अगर ये टारगेट यहां जाने का कर रहा है ना, तो पहुंचेगा ये यहां पे या यहां पे, या ऐसा हो सकता है यहां या यहां पे पहुंचे, इधर नहीं पहुंच सकता, इस लाइन के इधर नहीं आ सकता,
क्योंकि जो इस वेलोसिटी में जो वेक्टर ऐड हो रहा है ना वो इधर की तरफ ऐड हो रहा है। अगर तुम वेक्टर सम भी देखोगे ना, इसके हेड पे उसकी टेल रख के देखोगे, इधर ऐड करोगे तो रिजल्टेंट ऐसा आएगा, कुछ ना कुछ इधर कहीं भी आ सकता है, इधर नहीं पहुंच सकता, समझ रहे हो। तो ये वी आर माइनस का वी एम आर साइन अल्फा, ये एक्स कंपोनेंट हो गया। वाई कंपोनेंट क्या होगा मैन की वेलोसिटी का? वाई कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। अच्छा मैंने यार इसको कलर चेंज करना भूल गया। यस हाँ, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? वी एम आर कॉस अल्फा के बराबर। क्या ये मैन की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है, जो नदी क्रॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और नदी के अलोंग जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ये। तो इसका डिस्प्लेसमेंट नदी के अलोंग इसकी वजह से आएगा और नदी के परपेंडिकुलर इसकी वजह से आएगा। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि नदी को क्रॉस करने का टाइम, तो नदी इस कंपोनेंट की वजह से क्रॉस हो रही है। क्या ये कंपोनेंट कांस्टेंट है? इज देयर एनी एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन तो हम ना रिवर का डिफाइन किया ना मैन का डिफाइन किया है ना, और वो अपने नीट वीट में आएगा भी नहीं। नदी क्रॉस हो रही है इसकी वजह से। नदी की विड्थ कितनी है? डी के बराबर। किस रेट से नदी को क्रॉस कर रहा है? किस रेट से चल रहा है? इस डायरेक्शन में, वी एम आर कॉस अल्फा की रेट से। तो टाइम कितना आ जाएगा नदी को क्रॉस करने का? तो टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो टी क्रॉस सिंग जो आएगा बच्चों, डी डिवाइडेड बाई वी एम आर कॉस अल्फा के बराबर आ जाएगा। लिखना है पिछला वाला, मैं टाइम दे दूंगा, ठीक है, 1 मिनट ना बस मेरे को ये लिख देने दो। और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रिवर फ्लो, डिस्प्लेसमेंट अलोंग रिवर फ्लो जो आएगा, ठीक है, नदी के फ्लो के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, जो नदी के साथ बह के चला जाएगा, तो बह के किसकी वजह से जाएगा? उस एक्स कंपोनेंट की वजह से। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग रिवर फ्लो को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, एंड दिस कम्स आउट टू बी वी आर माइनस का वी एम आर साइन अल्फा इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग। अरे इतने टाइम तक, जितने टाइम तक ये नदी में है, उतने टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वही तो हमें करना है। तुमने मोशन को 2 डायरेक्शन में तोड़ लिया, इधर वाली अलग है, उधर वाली अलग है, परपेंडिकुलर वाली। तो ये इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है, इसी को ड्रिफ्ट बोला जाता है। तो ड्रिफ्ट जो आ जाएगी ना, वी आर माइनस का वी एम आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई इनटू डी डिवाइडेड बाई वी एम आर कॉस अल्फा के बराबर आ जाएगा। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नदी का क्रॉस करने का टाइम और दूसरा क्या? ड्रिफ्ट, ठीक है। दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अब इसमें दो चीजें पूछी जाती हैं कि मिनिमम टाइम लगे। अब मिनिमम टाइम किसके कंट्रोल में? टाइम अल्फा के। देखो बंदे का तैरने का एक स्पीड है, वो स्पीड को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। किस चीज को कंट्रोल कर सकता है वो? अल्फा को, एंगल को चेंज कंट्रोल कर सकता है। अच्छा यहां पे एक और चीज देखना, बंदा जितना इधर की तरफ तैरेगा उतना ज्यादा कंपोनेंट आएगा, क्योंकि देखो रिवर का तो इधर कंपोनेंट आ ही नहीं सकता, इस बंदे का ही आएगा। तो और इधर जितना तेज जाएगा उतना कम टाइम लगेगा। तो ज्यादा अच्छा है ना इस बंदे को बोलो भाई तू इधर ही तैर, तू तो हाथ पर सीधा मार, नदी को वहां ले जाने दे, तेरे को इधर जा, इधर जा, इधर वाली मोशन को इधर वाली मोशन से कोई लेना देना नहीं है। तो तेरे को अगर इधर ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है कम से कम टाइम में, तो तू इधर हाथ पैर मारना, क्योंकि नदी इस डायरेक्शन में कोई इन्फ्लुएंस नहीं ला सकती, नदी तेरा कोई हेल्प नहीं कर सकती और ना तेरे को अपोज कर सकती है। तो तू एंगल पे क्यों जा रहा है? एंगल पे जाएगा तो इसका कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, तो ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब कंपोनेंट तो छोटा ही होगा ना वेलोसिटी से उसकी से। तो ज्यादा अच्छा है कि अगर तेरे को कम से कम टाइम में इसको क्रॉस करना है तो सीधा ही इधर। और यहां से भी देख सकते हो तुम, टाइम का जो फॉर्मूला है उसमें अगर तुम चाहते हो टाइम को मिनिमाइज करना तो डिनोमिनेटर को कर दो मैक्सिमम, कॉस अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, अल्फा कर दो 0, मतलब नदी के परपेंडिकुलर तैरने के लिए बोलो। वो उस रास्ते उस सीधा जाएगा नहीं, लेकिन तैरने के लिए बोलो कि तू हाथ पैर मार परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। तो यहीं पे आ जाता है टी क्रॉसिंग को अगर तुम्हें मिनिमम करना है, इसको मिनिमम करना है, तो कॉस अल्फा को मैक्सिमम करना होगा, मतलब अल्फा को 0 करना होगा। तो टी क्रॉसिंग जो मिनिमम आ जाएगा, मिनिमम दैट इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई वी एम आर, मिनिमम जो आएगा वो इतना आ जाएगा। इस दौरान ये बंदा, अब ये बंदा पता कैसे तैर रहा है? ऐसे, वी एम आर इसका ऐसे है, लेकिन नदी क्या करेगी? इसको अपनी वेलोसिटी ऐड कर देगी। जमीन पे कैसा दिखाई देगा ये जाता हुआ?
ऐसा पहुंचेगा कहां, इधर, जबकि हाथ पैर किधर मार रहा था, अगर इसका सर देखोगे ना तो ऐसा था, सर ऐसा है, लेकिन ये तैर पूरा टाइम ऐसे रहा है, तैर ऐसे रहा है, जा ऐसे रहा होगा, ठीक है ना, तैर ऐसे रहा, जा ऐसे रहा होगा। ऐसे ही होता है एरोप्लेन में। अगर हवा इधर चल रही है और तुम एरोप्लेन को ले जाना चाहते हो इधर से इधर, तो तुमने उसकी नोज अगर ऐसे रखी तो हवा अपनी वेलोसिटी ऐड कर देगी, एरोप्लेन सीधा होते हुए भी उस शहर में नहीं पहुंचेगा। अगर इस शहर से जाके उधर वाले सिटी में उसको लैंड करना है, वहां नहीं पहुंचेगा। बेशक ये पूरा टाइम पॉइंट कर रहा है उधर की तरफ, लेकिन हवा की वजह से किधर चलता जाएगा, ऐसे, ये ऐसे रहेगा, ऐसे जाएगा। अगर तुम्हें इस जगह से एरोप्लेन को वहां उतारना है तो तुम्हें एरोप्लेन की नोज को ऐसे रखना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे फ्लाई करना पड़ेगा। तो एरोप्लेन की स्पीड एक इधर आएगी, एक इधर आएगी, हवा इधर की तरफ धक्का मारेगी, उतना ही एरोप्लेन को इधर चलना पड़ेगा। तो एरोप्लेन ऐसे रहेगा नोज, और ऐसे जाएगा। समझ रहे हो? ये नदी वाले फंडों से एरोप्लेन वाले केस भी आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वही उसमें रिवर का काम कौन कर रहा है, हवा। और एरोप्लेन जो तुम फ्लाई कर रहे हो, दैट इज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड। लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, हवा की वेलोसिटी ऐड करके, ठीक है। ये वाली बात समझ भाई, टी क्रॉसिंग मिनिमम ऐसे होगा। लेकिन इस वाले केस में इसका रास्ता कितना आ जाएगा, इस वाले केस में ड्रिफ्ट आएगी, ठीक है ना, ड्रिफ्ट। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी ना, ड्रिफ्ट इन केस ऑफ टी मिनिमम, मिनिमम टाइम के केस में ड्रिफ्ट कितनी आएगी, तो ड्रिफ्ट आएगी इस वाले केस में। अब इस वाले केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या, मैन की वेलोसिटी का कंपोनेंट तो आएगा नहीं, तो हॉरिजॉन्टल किसकी वजह से जाएगा, रिवर की वजह से। तो ड्रिफ्ट जो होगी ना इस वाले केस में, वो वी रिवर इंटू टी क्रॉसिंग के बराबर होगी, मतलब वी रिवर इंटू डी डिवाइड बाई वी एम आर के बराबर होगी। अब तुम दोनों को पहले नोट डाउन कर लो, मतलब यहां से जितना भी नोट करना है तो कर लो, फिर मैं आपको शॉर्टेस्ट पाथ वाला भी बता देता हूं, फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेते हैं। कोई डाउट भाई किसी को यहां तक, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कंफ्यूजन, यू कैन आस्क। स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही, ज्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं बोला मैं, पक्का, ठीक है। जिस मूवमेंट तुमने मोशन को तोड़ लिया रिवर के अलोंग और रिवर के परपेंडिकुलर, और वेरिएबल्स का मतलब समझ में आ गया, इसका डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कर लिया नोट, अच्छा, अच्छा अक्षत उसका नाम है, आपका क्या बताया था, शरण, ओके, इसको कर लो। टाइम ऑफ क्रॉसिंग, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रिवर फ्लो, अच्छा इसमें अल्फा की वैल्यू 0 रख के वही आ जाएगा रिजल्ट ना, तो पता है कि मिनिमम क्रॉसिंग के केस में अल्फा 0 होना चाहिए, सेम रिजल्ट आ जाएगा। ये मिनिमम वाला याद रखना है यार, मिनिमम वाले केस में ड्रिफ्ट, ये जेई मेन में बहुत आते हैं, नीट में मैंने देखा नहीं इतना, नीट में तो कम ही आते हैं, मतलब ना रेन और रिवर्स ही बहुत कम आते हैं। हाँ अगर ज्यादा से ज्यादा अगर उसको चेंज कर ले, डायरेक्ट याद रखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा।
डन। तो बस लास्ट कॉन्सेप्ट इसका, विच इज दी क्रॉसिंग द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। क्रॉसिंग द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। नदी को क्रॉस कराना है अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा, पाथ लेंथ बच्चों इसकी होगी क्या? जो पाथ लेंथ होगी नदी के अलोंग वो क्या होगी? आप बोलोगे सर देखो इसका जो पाथ होगा ना ज्यादा से ज्यादा, सपोज करो एक बंदा ऐसे पहुंचा, यहां पहुंचा, मतलब ये बाहर वाले बंदे को दिखाई देगा रास्ता, उसका रास्ता ऐसा है। तो तुम लोगों को एक चीज समझ में आ रही है कि सर ये तो हमेशा कवर करना ही करना है नदी को परपेंडिकुलर, तो उसको इतना जाना ही जाना है। इसके अलोंग जो ड्रिफ्ट आएगी उसको मिनिमाइज कर दें हम। ये ड्रिफ्ट है और ये डी है, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है? मतलब नदी को क्रॉस तो करना ही करना है, नदी के इस एंड से उस एंड तो जाना ही जाना है। ऐसा ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा? तो ये है उसका पाथ, या इधर हो सकता है पाथ, अभी भी ट्रायंगल बनेगा। तो जो पाथ होगा वो बेसिकली रूट के अंदर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा या नहीं होगा? ये चीज तो होगी होगी, डी तो होगा ही होगा। इसको तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम पाथ को मिनिमाइज करना चाहते हो तो x को मिनिमम कर दो, और x की मिनिमम वैल्यू, एक तो पॉसिबिलिटी है कि x मिनिमम 0 हो सकता है, मतलब इधर जाए ही ना। इधर ले जाने वाला कौन था? मैन की वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट आ रहा था, वेलोसिटी ऑफ मैन जो x आया था ना, vr माइनस का vmr साइन अल्फा, अगर ये 0 के बराबर हो जाए, मतलब इधर कंपोनेंट ही ना बचे मैन के पास, तो मतलब vr जो है vmr अगर साइन अल्फा के बराबर है, ठीक है, मतलब साइन अल्फा किसके बराबर होना चाहिए? vr डिवाइड बाई vmr के। तो इस केस में ड्रिफ्ट क्या आएगी? 0। और शॉर्टेस्ट पाथ कितना आ जाएगा इस वाले केस में? हाँ जी, शॉर्टेस्ट पाथ कितना आ जाएगा? डी के बराबर। इस वाले केस में अगर मैं तुमसे पूछूं कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना आएगा, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग का तो फॉर्मूला यार चेंज थोड़ी हो जाएगा, तो वो तो उतना ही रहेगा ना। टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई वीएमआर साइन कॉस अल्फा, ये था ना हमारे पास फॉर्मूला। अब तुम्हें साइन अल्फा पता है तो कॉस अल्फा पता कर सकते हो, रूट के अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस अल्फा हमारे पास कितना आएगा? रूट के अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, विच इज दी वी आर स्क्वायर डिवाइड बाई वी एम आर का स्क्वायर। इसको ले जाकर हम पुट कर देंगे, टाइम पता लग जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ पता लग गया। लेकिन यह एक ट्विस्ट है, ड्रिफ्ट 0 एक ही केस में हो सकती है, अगर रिवर की स्पीड छोटी हो वीएमआर से। क्यों? तुम यहां देख रहे हो एक चीज, वीएमआर का कंपोनेंट रिवर की स्पीड के बराबर आ रहा है। अगर वीएमआर रिवर की स्पीड से कम हुआ तो उसका कंपोनेंट तो और छोटा हो जाएगा। क्या ये कभी बराबर हो पाएंगे? हां, अगर वीएमआर रिवर की स्पीड से ज्यादा हुआ तो उसका कंपोनेंट जो कि वीएमआर से छोटा होगा वो रिवर के बराबर हो सकता है, वीआर के बराबर हो सकता है। नहीं आया समझ? ऐसे समझो, किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो उस वेक्टर से छोटा होता है। अब मान लो रिवर की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड और मैन जो तैर सकता है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें यह पता है कि इस डायरेक्शन में तुम्हें मोशन नहीं चाहिए, बंदा सीधा जाना चाहिए, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट और रिवर का कंपोनेंट ऐड होकर 0 के बराबर आने चाहिए, तभी तो इधर वेलोसिटी नहीं आएगी। लेकिन रिवर चल रही है 6 मीटर पर सेकेंड से, मैन की वेलोसिटी थी 5, तो जब तुम इसका कंपोनेंट करोगे तो वो 5 से भी छोटा आएगा, तो उस केस में कभी ड्रिफ्ट 0 हो ही नहीं सकती। वो केस होगा जिसमें ड्रिफ्ट 0 हो ही नहीं सकती, मतलब ये कभी भी सीधा पहुंच ही नहीं पाएगा वहां पे, चाहे किसी भी एंगल पे तैरा लो इसको। अगर नदी की स्पीड मैन की स्पीड से ज्यादा हुई तो कोई ऐसा एंगल तुम्हें मिलेगा ही नहीं कि ये बंदा सीधा जा सके। हाँ, अगर मैन की स्पीड 6 हो, रिवर की 5 हो, तो 6 का इधर वाला कंपोनेंट 5 के बराबर आ सकता है। तो ऐसा एंगल हो सकता है 6 साइन अल्फा 5 के बराबर आ जाए, आ सकता है साइन अल्फा इज इक्वल टू 5/6।
अल्फा रखना पड़ेगा साइन इनवर्स 5/6। तो इन दैट केस इधर वाले कंपोनेंट दोनों बराबर, मैन का इधर वाला कंपोनेंट रिवर के बराबर हो जाएगा, तो नेट वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन 0 आ जाएगी, और मैन का इधर वाला कंपोनेंट उसको सीधा ले जाएगा, तो ड्रिफ्ट 0 आ सकती है। ठीक है, तो फिर उस वाले केस में क्या होगा, दूसरे वाले केस में वो एडवांस है थोड़ा ना, वो जेई के मतलब का है। तुम्हारे मतलब का ये कॉन्सेप्ट जो है ना, क्या है ये, कि रिवर की वेलोसिटी छोटी होनी चाहिए वीएमआर से, और ये यहां से भी प्रूव हो रहा है कि साइन अल्फा वीआर अपॉन वीएमआर के बराबर आ रहा है। तुम्हें पता है कि साइन अल्फा हमेशा 1 से छोटा होता है, तो ऊपर वाली चीज नीचे वाली से छोटी होनी चाहिए, मतलब वीआर छोटा होना चाहिए इससे, नहीं तो यही नहीं सेटिस्फाई करेगा। अगर तुमने ड्रिफ्ट 0 मान ली ना, तो ये साइन अल्फा 1 से बड़ा हो जाएगा, अगर वीआर बड़ा हुआ ना इससे, साइन अल्फा 1 से बड़ा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ना। तो ये कंडीशनिंग कब वैलिड है, या मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे केस में मतलब नीट में मतलब इससे ऊपर जाके कोई टच करेगा, लेकिन अगर कोई टच करता है, अगर उल्टी कंडीशन दे रखी हो वीआर बड़ा वीएमआर से, तो मैं तुम्हें एक चीज बता देना चाहता हूं, इसमें भी साइन अल्फा सेम तरीके का दिखने वाला आता है, बस उसमें क्या होता है, ये ऊपर हो जाता है और ये नीचे चला जाता है, उसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन वो चीज जो है ऊपर की हो जाएगी, थोड़ी एडवांस हो जाएगी, हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आता है, छोटी वेलोसिटी ऊपर और बड़ी वेलोसिटी नीचे, इतना याद रख सकते हो कि इस एंगल पर तैरा दो, अभी भी पाथ मिनिमम आएगा, लेकिन उसमें डी के बराबर नहीं आएगा मिनिमम, पर वो जो पॉसिबल पाथ हो सकते हैं उनमें सबसे मिनिमम आएगा। ठीक है ना, मैं उसको पढ़ा भी नहीं रहा, क्योंकि मुझे लगता है वो एडवांस है, इतना ही तुम्हारे लिए मतलब मोर देन सफिशियंट है। यहां तक किसी को नोट करना कर लो, क्वेश्चंस करते हैं फिर इसके ना। क्रॉसिंग द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। हाँ 5:30 होगा ना आपका क्लास, तो 4 to 5:30 आप लोग अटेंड कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं हो पाए आपके, हाँ यूट्यूब से कर लेना, नीट बाई प्रभजीत का जो हमारा यूट्यूब चैनल है ना, ये सारे वीडियोस हम वहाँ पे अपलोड कर ही रहे हैं, थोड़ा एक दिन का गैप आता है, लेकिन अपलोड वहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से कर लेना, तो पूरा पढ़ लेना। कैसी लगी क्लास? तो मेरे को अपने आप को रोकना होता है लेवल को ऊपर जाने से मतलब जेई वालों को फिर हमें ये हमें अगला वाला केस भी पढ़ाना होता है, उनको फिर समझाना होता है कि कैसे देखो पाथ मिनिमम आएगा उस वाले केस में। एक बार डीपीपी डिस्कशन जो हो ना मंडे को, उसमें आइएगा जरूर ना। ठीक है, और मंडे का जो डिस्कशन है उसमें प्रोजेक्टाइल और उसके डीपीपी यहीं ऑन दी स्पॉट हम कराएंगे, अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। कल तो सैटरडे ना, कल तो क्लास मतलब मंडे टू फ्राइडे रहती है क्लास ओनली। ठीक है, तो डीपीपी डिस्कशन में आना, चाहे जितना भी तुम्हारे पास 1-1.5 घंटा भी हो, 1-1.5 घंटे में करीब करीब 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे हम लोग ना, और आपका टॉपिक पूरा रिवाइज हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, करे भाई क्वेश्चन सॉल्व करें। सो टू अ स्टेशनरी मैन, अच्छा रेन वाला ये, तो मेरे ख्याल से रेन वाले छोड़ सकते हैं अपन ना, है ना, तुम रेन से बहुत उब गए हो, बारिश बहुत ज्यादा हो गई, ये भी रेन गई है, सो रेन वालों को उड़ा देते हैं। ठीक है, ये वाला है, अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, he wants to cross a river of 6 kilometer wide, flowing at a rate of 4 kilometer per hour. If he heads in a direction making an angle of 127 degree with the stream direction, then he will reach at a point on the other bank approx. बताओ। ये इजी है मतलब ना, ये क्वेश्चन जो है, नॉट अ डिफिकल्ट वन। डायग्राम बनाना अच्छे से और क्वेश्चन खत्म।
नहीं हुआ, इतना टाइम थोड़ी लगना था, क्वेश्चन तो बहुत लल्लू बल्लू टाइप का था। देखो जैसे तुम इसका डायग्राम बनाओगे ना, तुमने कहा कि सर ये जा रहा है 137, तो रेन की रिवर की वेलोसिटी इधर है उससे 127, तो 127 का मतलब हो गया कि परपेंडिकुलर के साथ 37 डिग्री एंगल पे ना, 5 किलोमीटर पर आवर से, है ना, ये हो गया। रिवर की वेलोसिटी कितनी है, 4। तो जमीन पे खड़े बंदे को क्या दिखाई देगा, तो रिवर की वेलोसिटी इसमें ऐड कर देंगे। तो इसके पहले कंपोनेंट कर लो, इधर आएगा इसका 3 किलोमीटर पर आवर, इधर कंपोनेंट आएगा इसका 4 किलोमीटर पर आवर। कैसे आया, 5 cos 37 जो होता है ना 4 के बराबर होता है, 5 sin 37 इतने के बराबर होता है। रिवर की वेलोसिटी कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी जो नेट वेलोसिटी आएगी ना इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो के अलोंग, वो 1 किलोमीटर पर आवर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, इसको नदी को क्रॉस करने के लिए कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है, ये। तो नदी को क्रॉस करने का जो टाइम होगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, दैट इज इक्वल टू रिवर कितनी, वो है वाइड 6 किलोमीटर, 6 डिवाइड बाई 4, मतलब 1.5 आवर लगेंगे इसको नदी को क्रॉस करने में, 1.5 घंटे में। उस 1.5 घंटे के दौरान इसकी जो ड्रिफ्ट आएगी ना नदी के साथ, जो ये बह जाएगा, ड्रिफ्ट जो आएगी 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में बह के कितनी स्पीड से जा रहा है, 1 किलोमीटर पर आवर की से, तो ये 1.5 किलोमीटर ये इसके साथ नदी के साथ बह जाएगा। तो 1.5 किलोमीटर ये इधर चला गया होगा, तो किधर, डाउन स्ट्रीम, नदी की तरफ। अप स्ट्रीम होता है नदी का अपोजिट, अगर ये इधर पहुंचा होता ना यहाँ पे कहीं पे, इस लाइन इस पॉइंट के इधर होता तो अप स्ट्रीम कहलाता, इस पॉइंट के इधर डाउन स्ट्रीम, अपनी इनिशियल पोजीशन से नदी की तरफ चला गया। तो डाउन स्ट्रीम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर विल बी दी आंसर। तो इसमें इन्होंने ड्रिफ्ट पूछी है तुमसे एक तरीके से। डन। 19, a river is flowing from west to east at a speed of 5 meter per minute. A man on the south bank of the river, capable of swimming at 10 meter per minute in the still water, wants to swim across the river in the shortest time. He should swim in a direction. Shortest time में इसको नदी को क्रॉस करना है। आया आंसर। देखो भाई तुम्हें कुछ करना ही नहीं था, ये इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। शॉर्टेस्ट टाइम में अगर इसको करना है तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे होनी चाहिए ना भाई, परपेंडिकुलर तैरने को बोलो ना उसको, ही शुड स्विम इन अ डायरेक्शन। टाइम शॉर्टेस्ट चाहिए ना, हाँ माना कि नदी अपनी वेलोसिटी ऐड कर देगी, इसमें जाएगा इधर पहुंचेगा यहाँ, लेकिन इसको मिनिमम टाइम में इसको क्रॉस करना है तो नॉर्थ की तरफ स्विम करेगा ये। 20th, है इसका आंसर। देखो इसमें नदी का क्रॉस करने का टाइम दिया है 1/4 आवर, और ये तुम्हें पता होगा d डिवाइड बाई वी एम आर कॉस अल्फा के बराबर होता है। फॉर्मूला अगर लगाओ तो इसमें डायरेक्ट d कितना है 1 किलोमीटर, तो वी एम आर कॉस अल्फा जो है कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर के बराबर। वी एम आर कितना दे रखा है 5, कॉस अल्फा कितना आ गया 4 डिवाइड बाई 5 के बराबर, अल्फा कितना आ जाएगा 37 डिग्री के बराबर। मतलब ये बंदा जो है
रिवर के परपेंडिकुलर के साथ 37 डिग्री एंगल पे स्विम कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से। ये एंगल 37 हो गया। तो इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा? 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। इधर वाला आएगा 4 किलोमीटर पर आवर। रिवर की वेलोसिटी इसमें ऐड हो जाएगी। और इसको जाना कहाँ है? शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा? ये वाला। ड्रिफ्ट 0 आनी चाहिए इसमें, मतलब वीआर जो है 3 किलोमीटर पर आवर के बराबर होना चाहिए। बस खत्म। ठीक है भाई, रिलेटिव मोशन पूरा का पूरा हमने खत्म कर दिया।